माय लॉर्ड्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक ही ट्रेड पर दो बार टैक्स देना पड़ रहा है, पहले एसटीटी और फिर प्रॉफिट होने पर कैपिटल गेन्स टैक्स। ये नाइंसाफी है। दोस्तों, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, हकीकत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एसटीटी की वैधता पर सवाल उठाने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ट्रेडर का दावा है कि एसटीटी के चलते एक ही लेन देन पर दोहरी टैक्स वसूली हो रही है, जो असंवैधानिक है। सोचिए, बिना कोई प्रॉफिट कमाए भी आपको सिर्फ शेयर खरीद बेच की क्रिया पर टैक्स देना पड़े। यही हो रहा है एसटीटी में। और मजे की बात, दुनिया के बड़े मार्केट जैसे यूएसए, जर्मनी, जापान, सिंगापुर वगैरह में इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। तो आखिर इंडिया में एसटीटी आया कहां से? क्यों लगाया गया था ये टैक्स? और कैसे आज ये एक गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन गया है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2004, भारत का केंद्रीय बजट सत्र। पी चिदंबरम तब के वित्त मंत्री बजट भाषण पढ़ रहे हैं। अचानक एक घोषणा होती है जिसने शेयर बाजार को हैरान कर दिया। शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म किया जाता है। जी हाँ, 2004 के बजट में सरकार ने ऐलान किया कि अगर आप कोई शेयर 1 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचते हैं तो उसके मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। संसद में तालियां गूंज उठी, निवेशकों के चेहरे खिल उठे। लंबे समय के निवेश पर टैक्स की छूट। इस कदम से शेयर बाजार में जबरदस्त पॉजिटिविटी आई और सेंसेक्स एक महीने में 8% उछल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी बजट में वित्त मंत्री ने एक नया छोटा सा टैक्स पेश किया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जब हम एलटीसीजी टैक्स हटा रहे हैं तो बदले में हर शेयर खरीद बिक्री पर एक मामूली सा टैक्स लेंगे, जिससे सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और ट्रेड्स का रिकॉर्ड भी रहेगा। इसे आप ट्रेड पर टीडीएस जैसा समझ सकते हैं। जिस तरह सैलरी में से टीडीएस काट लिया जाता है, उसी तरह हर सिक्योरिटी ट्रेड पर थोड़ा सा टैक्स कटेगा। रीजन? सरकार का कहना था कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कैपिटल गेन्स टैक्स से बचने के रास्ते निकाल लेते थे। एसटीटी लगाने से हर ट्रेड पर थोड़ी रकम सरकार तक पहुंचेगी और टैक्स चोरी रुकेगी। असल में टैक्स नेट को वाइडन करना मकसद था, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दायरे में आए। दूसरा फायदा ये हुआ कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एसटीसीजी पर भी सरकार ने रियायत दे दी। 2004 से पहले अगर आप शेयर 1 साल से कम समय में बेचते थे तो उस मुनाफे पर आपका इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता था। मगर 2004 के बजट में एसटीसीजी के लिए फ्लैट 10% टैक्स निर्धारित हुआ। मतलब अगर शॉर्ट टर्म में कमाया तो सिर्फ 10% टैक्स दो, बशर्ते एसटीटी दिया हो उस ट्रेड पर। एक तरह से सरकार ने कहा, एलटीसीजी टैक्स हटा दिया, एसटीसीजी को भी आसान कर दिया, बस हर ट्रेड पर हमें छोटा सा हिस्सा दे देना एसटीटी के तौर पर। निवेशकों को ये डील बुरी नहीं लगी। लंबी अवधि का मुनाफा टैक्स फ्री और कम अवधि का मुनाफा भी किफायती दर पर टैक्सेबल। तो कुछ प्रतिशत ट्रांजैक्शन पर दे भी दिया तो क्या हुआ? वित्त मंत्री पी चिदंबरम के इस मास्टर स्ट्रोक ने शेयर बाजार में उत्सव जैसा माहौल बना दिया। लोग इसे भारतीय पूंजी बाजार को बढ़ावा देने वाला कदम मान रहे थे। बड़े बड़े ब्रोकरेज बोले कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में आएंगे, ट्रेडिंग बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। एसटीटी इतना मामूली था शुरुआत में कि ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसे नोटिस ही नहीं किया। डिलीवरी आधारित ट्रेड पर सिर्फ 0.125% टैक्स और इंट्राडे पर और भी कम 0.025%, एफ&ओ पर 0.017% जैसे रेट थे। सच में ये एक छोटा सा प्राइस था उस समय, बड़े बेनिफिट्स के बदले। शुरुआती सालों में एसटीटी से सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू भी आने लगा, क्योंकि हर ट्रेड पर टैक्स कट रहा था, कलेक्शन आसान था। लेकिन धीरे धीरे ट्रेडर्स को एहसास हुआ कि छोटा सा प्राइस भी बड़ा हो जाता है अगर ट्रेडिंग बार बार करो। फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स और ब्रोकरों ने शिकायतें शुरू की कि एसटीटी से ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ रही है और वॉल्यूम पर असर पड़ सकता है। कुछ ने इसे ट्रेड पर पेनल्टी कहा, क्योंकि मुनाफे नुकसान से परे हर ट्रांजैक्शन पर पैसे जाने लगे। आवाजें तेज होने पर सरकार ने कुछ कदम उठाए। 2013 के बजट में वर्षों की मांग के बाद एसटीटी की दरों में कटौती की गई।
डिलीवरी पर एसटीटी को घटाकर 0.1% कर दिया गया। शायद आपको याद हो, पहले 0.125% था। सबसे बड़ी राहत डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स को मिली। फ्यूचर्स पर एसटीटी सिर्फ सेल साइड पर 0.01% कर दिया गया और इक्विटी ऑप्शन पर प्रीमियम के सेल साइड पर 0.05%। यानी अब फ्यूचर ऑप्शन खरीदते समय नहीं, बेचते वक्त थोड़ा लगेगा। इन रियायतों से ब्रोकर्स और हैवी ट्रेडर्स को कुछ सहूलियत मिली। फिर कुछ समय शांति रही, लेकिन लंबी शांति नहीं चली। 2014 में सत्ता बदली और कुछ साल बाद एक ऐसा फैसला आया जिसने फिर हलचल मचा दी। सरकार ने वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स वापस लाने का फैसला कर लिया। मैंने इस बार एक टैक्स लगाया है जिसको लेकर स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा बहस भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे 2004 में हटाया गया था। 2018 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि शेयरों, इक्विटी म्यूचुअल फंड के 1 साल से अधिक होल्ड वाले गेन्स पर फिर से टैक्स लगेगा, 10% का LTCG टैक्स। जो 1 साल से ज्यादा रखते थे और लॉन्ग टर्म रखने के बाद बेचते थे, उनको टैक्स से मुक्त किया हुआ था। 1 लाख रुपए लाभ प्रतिवर्ष से ऊपर। और इसलिए मैंने कहा जो 1 लाख रुपए तक कमाएगा स्टॉक मार्केट से, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो छोटा निवेशक है। निवेशकों को 14 साल बाद बड़ा झटका लगा। उन्हें लगा था LTCG तो हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मार्केट ने भी तुरंत रिएक्ट किया। बजट के बाद 1 महीने में सेंसेक्स लगभग 1800 अंक गिर गया। निराशा साफ थी। अब दिलचस्प बात देखिए, जब 2004 में एसटीटी लाया गया था, तब वादे या उम्मीद ये थी कि अब LTCG टैक्स की जरूरत नहीं, ये नया सिस्टम है। लेकिन 2018 आते आते दोनों टैक्स साथ मौजूद थे। एसटीटी भी जारी रहा और LTCG टैक्स भी वापस आ गया। यानी जिससे बचने को एसटीटी लगा था, वही वापस। ऊपर से एसटीटी भी जस का तस। इस पर बहुत लोगों ने कहा कि ये तो डबल टैक्स हो गया, असल मकसद ही खत्म हो गया एसटीटी का। अब एक इक्विटी इन्वेस्टर जब प्रॉफिट कमाता है तो उसे कैपिटल गेन्स टैक्स तो देना ही है, साथ में ट्रेड करते वक्त एसटीटी भी हर बार देना होता है। यहाँ तक कि अगर नुकसान भी हुआ ट्रेड में तो एसटीटी फिर भी हर बार देना होता है। कोई रिफंड का सिस्टम नहीं। इसे कई लोग टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन रदर दैन इनकम कहकर क्रिटिसाइज करते हैं। हर साल बजट के आसपास उम्मीद रहती कि सरकार एसटीटी को कम से कम घटा देगी या एबॉलिश करेगी, क्योंकि अब LTCG से तो कमाई हो ही रही है। लेकिन उल्टा ही हो रहा था। सरकारें कहने लगी एसटीटी से बहुत फायदा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था, हाँ, वादा था कभी कि अगर कैपिटल गेन्स टैक्स वापस आया तो एसटीटी हट जाएगा। लेकिन हमने एसटीटी इसलिए रखा है क्योंकि ये बड़े लेन देन करने वालों को ट्रैक करने में मदद करता है और टैक्स बेस बढ़ाता है। यानी सरकार के लिए एसटीटी अब सिर्फ रेवेन्यू नहीं, सर्विलेंस और कंप्लायंस का टूल भी है, जिससे हर बड़ा निवेशक सिस्टम में दर्ज रहता है। और तो और, हाल के बजट में एसटीटी को और बढ़ा दिया गया। 2023 से 24 में डेरिवेटिव सेगमेंट F&O पर एसटीटी लगभग 2 गुना कर दिया गया। ऑप्शंस बेचने पर प्रीमियम का एसटीटी 0.05% से बढ़ाकर 0.1% किया गया और फ्यूचर्स पर 0.01% से बढ़ाकर 0.02%। यानी ट्रेडर्स की लागत सीधी दोहरी। इक्विटी डिलीवरी पर भी अब दोनों तरफ 0.1% लग रहा है। खरीद और बिक्री, जो शुरू में एक तरफ 0.125% था, मिलाकर देखा जाए तो लंबे होल्ड वाले निवेशक एक राउंड ट्रिप पर अब 0.2% दे रहे हैं। अलग से स्टैम्प ड्यूटी भी राज्य सरकार को भरनी पड़ती है हर ट्रेड पर। कुल मिलाकर ट्रेडिंग की लागत बढ़ती गई है। यही सब वजहें रिटेल निवेशकों को खलने लगी। आप खुद सोचिए, अब हालात क्या हैं? पहले LTCG 0 था, STT थोड़ा था, अब LTCG 12.5% और STT भी बढ़ चुका है। ऊपर से शॉर्ट टर्म गेन्स पर 20% टैक्स। डिविडेंड पर पहले DDT लगता था, वो हटाकर अब डिविडेंड इनकम को व्यक्ति के हाथ में टैक्सेबल कर दिया गया है। मतलब हर तरफ से टैक्स का शिकंजा कस गया है। कुछ कमाई पर तो तिगुना असर। कंपनी ने प्रॉफिट पर कॉर्पोरेट टैक्स दिया, आपने शेयर बेचा तो कैपिटल गेन्स टैक्स दिया और सौदे पर STT भी दिया। टैक्स पे टैक्स पे टैक्स। इसी डबल ट्रिपल टैक्स वाली फीलिंग ने आखिरकार निवेशकों को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया।
अब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी कि क्या एसटीटी वाकई असंवैधानिक है या नहीं। कोर्ट में याचिका ने साफ कहा है, ट्रेड करते वक्त जो एसटीटी देना पड़ता है और साल के अंत में जो कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, ये दोनों मिलकर एक ही ट्रांजैक्शन पर दोहरी टैक्स वसूली है। इनकम पर टैक्स तो समझ आता है, लेकिन सिर्फ ट्रेड करने की क्रिया पर टैक्स क्यों? याचिका में ये भी तर्क है कि आर्टिकल 19(1)(g व्यवसाय करने का अधिकार और आर्टिकल 14 समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि ट्रेडिंग को बिना प्रॉफिट भी पेनलाइज किया जा रहा है। निर्णायक लड़ाई अब अदालत में होगी। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, दुनिया के बाकी बड़े देशों में शेयर ट्रेड पर टैक्स का क्या सिस्टम है? क्या भारत कुछ अलग कर रहा है? ज्यादातर बड़े विकसित शेयर बाजारों में सिक्योरिटीज पर ट्रेडिंग टैक्स नहीं लिया जाता। अमेरिका में आप कितना भी शेयर खरीदो बेचो, कोई फेडरल ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं है, सिर्फ एक बहुत छोटी सी SEC फीस होती है जो STT जैसी नहीं है। जर्मनी, जापान, सिंगापुर जैसे मार्केट्स में भी सीधे ट्रेड पर कोई राष्ट्रीय टैक्स नहीं लगता। हाँ, कुछ देशों में स्टैम्प ड्यूटी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स FTT है। उदाहरण के लिए यूके, ब्रिटेन में शेयर खरीदते वक्त 0.5% स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है, बेचते वक्त कुछ नहीं। फ्रांस में बड़े मार्केट कैप कंपनियों के शेयर खरीदने पर 0.3% FTT है। हांगकांग में शेयर ट्रेड पर करीब 0.13% स्टैम्प ड्यूटी दोनों ओर लगता है, बायर और सेलर को, जो मिलाकर लगभग 0.26% पड़ता है। यानी कुछ देशों में है ट्रांजैक्शन टैक्स, पर भारत जैसे दोहरा टैक्स, ट्रांजैक्शन प्लस कैपिटल गेन्स दोनों, कम ही जगह देखने को मिलता है। जापान की कहानी दिलचस्प है। वहाँ भी कभी हमारे जैसा सिक्योरिटी ट्रेड टैक्स था, पर 1990 के दशक में जापान ने महसूस किया कि ऐसे टैक्स से उनका टोक्यो शेयर बाजार कम कम्पिटिटिव हो रहा है, तो उन्होंने अपना सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 1999 में पूरी तरह समाप्त कर दिया। उद्देश्य था कि ट्रेडिंग कॉस्ट कम करके मार्केट को अट्रैक्टिव बनाया जाए, ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भाग कर ना जाएं। इसी तरह स्वीडन ने 1980 के दशक में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया था, लेकिन ट्रेडर्स ने ट्रेडिंग ही दूसरे देशों की एक्सचेंजेस पर शिफ्ट कर दी और स्वीडन को कुछ साल में वो टैक्स हटाना पड़ा, क्योंकि राजस्व मिलने की बजाय मार्केट को नुकसान ज्यादा हो गया था। ये एक क्लासिक केस स्टडी है कि ऐसे टैक्स सोच के विपरीत असर भी डाल सकते हैं। भारत में STT से सरकार को रेवेन्यू अच्छा मिलता रहा है और कंप्लायंस भी बढ़ी है, लेकिन निवेशकों का तर्क है कि इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम पर दबाव आता है, लिक्विडिटी घट सकती है और अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ने से मार्केट की ग्रोथ पर असर होगा। सच कहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शायद थोड़ा कम प्रभावित होते हैं। 0.1 से 0.2% का असर उनकी निवेश होराइजन में उतना मायने नहीं रखता, मगर जो फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स हैं या म्यूचुअल फंड में कभी कभार रिडीम करते हैं, उन्हें चुभता ज़रूर है। हाँ, म्यूचुअल फंड्स की बात चली है तो बता दें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स बेचने पर भी STT लगता है, हालांकि बहुत कम, सिर्फ 0.001%। अब सवाल ये है कि आगे क्या? तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। STT एक छोटा शुरू हुआ टैक्स था जो बड़े उद्देश्य लेकर आया था, टैक्स चोरी रोकना और इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहित करना। उस वक्त ये कामयाब भी रहा। भारत का शेयर बाजार 2004 के बाद से बहुत बढ़ा, जिसमें सिंप्लीफाई किए गए टैक्स स्ट्रक्चर का रोल था। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दोनों सक्रिय हैं, साथ में STT भी। इस दोहरे कराधान पर बहस तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचना दिखाता है कि निवेशक समुदाय में असंतोष कितनी गहरी है। अंत में आपका क्या ख्याल है? क्या STT को खत्म कर देना चाहिए, या ये जरूरी बुराई, नेसेसरी ईविल है जो सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए जरूरी है? आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप STT के पक्ष में हैं या विरोध में, और क्यों। म्यूचुअल फंड्स, PMS या AIFs में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? नीचे दिए गए WhatsApp QR कोड को स्कैन करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। एक शॉर्ट कॉल में हम आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल समझकर सूटेबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की जानकारी देंगे। अकाउंट ओपनिंग से कंप्लीट पेपर वर्क तक पूरा प्रोसेस हैसल फ्री। हर स्टेप को पूरा करवाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें इन्वेस्ट माई पैसा।